ओके, चलो वो तो मैं पहले तो सिलेबस पे आता हूँ। सबसे पहले अपन सेकेंड टर्म का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। यह टर्म 2 क्लास 11 प्रोजेक्ट गाइडलाइंस एज गिवन इन करिकुलम 2, यही है टर्म 2 का, यही है ना, प्रोड्यूसर बिहेवियर, फॉर्म्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड ऑल। ठीक है, ये अपना इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का टर्म 2 का है। सब्जेक्टिव पेपर बोला हुआ है सीबीएसई ने। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ये है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। फिर उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बस ये दो मेन टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब देखते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में क्या क्या चाहिए। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है, वो मैं बात करूंगा। अभी मैं कॉस्ट ले रहा हूँ क्योंकि वो दूसरी पारुल का एग्जाम है, तो उसमें कॉस्ट उसको दिक्कत आ रही है। मैं तुमको बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे पहले बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। फिर हम कॉस्ट ले रहे हैं। कॉस्ट के अंदर जो आपका सिलेबस है, जिसको अभी हम आज अभी कवर करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सब हमारा मार्जिनल कॉस्ट, मीनिंग देयर इंटररिलेशनशिप, ये है छोटा सा टॉपिक। फिर रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज, मार्जिनल रेवेन्यू, मीनिंग और उनके रिलेशनशिप। फिर हम सप्लाई की बात करते हैं, उसमें मार्केट सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व और उसका स्लोप, मूवमेंट्स अलोंग एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और ये मेजर से बहुत ही छोटा सा फटाफट टॉपिक करने वाला है। अपन अब आते हैं कॉस्ट पे। तो ये आपका सिलेबस टॉपिक है जिसके ऊपर हम अभी डिस्कस आज करने वाले हैं। मैं आ रहा हूँ कॉस्ट के ऊपर ना। अब यहाँ पे जो चीज समझनी है, पहली तो चीज ये समझनी है कि मेन क्या होता है। सर इसके नोट्स भी बनाते जाओ साथ में। मैं बता दूंगा, मैं दे दूंगा। मुझे मैंने बनाए थे, पता नहीं वो फोल्डर मेरे को मिल नहीं रहा है, तो अभी मैं उससे करा रहा हूँ आपको, संदीप घर से करा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। अच्छा, हमने क्या चीज एक देखी थी, देखो किसी भी चीज की प्राइस डिसाइड करने के लिए, प्राइस डिटर्मिनेशन, अगर कोई चीज की प्राइस डिसाइड करनी है ना, प्राइस डिसाइड करनी है, तो प्राइस डिसाइड करने के लिए दो चीज लगती है। ठीक है, दो चीज लगती है। वन इज दी, एक जिसको हम कहते हैं सप्लाई, और एक जिसको हम कहते हैं डिमांड। तो डिमांड और सप्लाई, ये दो चीजें हैं जिनसे कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है। सप्लाई और डिमांड, इन दोनों चीजों के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है। अभी तक हमने जो फर्स्ट टर्म में तुमने पढ़ा था, वो डिमांड के ऊपर पढ़ा था कि कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को डिमांड क्यों करता है, कोई खरीदता क्यों है। हमने वहां पे पढ़ा था कि कंज्यूमर उसको खरीदता है यूटिलिटी के लिए, उसको यूटिलिटी मिलती है इसलिए वो खरीदता है। और वो कितना खरीदेगा, कितनी उसको कितना बेनिफिट लेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी की मार्केट में प्राइस क्या है। तो प्राइस के हिसाब से वो डिसाइड करेगा। तो एक तो डिमांड डिपेंड करती है यूटिलिटी पे, और यूटिलिटी पे है लेकिन खरीदना है कि नहीं खरीदना, वो प्राइस करेगा। तो हमने ये डिस्कस किया था, आप फर्स्ट टर्म में याद होगा, कि कमोडिटी की प्राइस उसकी हम मार्जिनल यूटिलिटी से कंपेयर करके देखते थे, तो कंज्यूमर डिसाइड करता था। ये आपने फर्स्ट टर्म के अंदर ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, दिस यू हैव डन। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं, देखिए डिमांड कौन करता है, डिमांड करता था कंज्यूमर। डिमांड किसकी तरफ से आती थी, कंज्यूमर की तरफ से। अभी हम क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई कौन करता है। सप्लाई करता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। अब सवाल उठता है प्रोड्यूसर का क्या इंटरेस्ट है, प्रोड्यूसर क्यों बेचता है। प्रोड्यूसर जैसे कंज्यूमर को प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, प्रोड्यूसर का मेन इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट जो है, उसका प्रॉफिट मार्केट प्राइस पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन एक चीज उसके प्रॉफिट पे, जैसे यहाँ पे यूटिलिटी की हम बात कर रहे थे, कंज्यूमर के केस के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वो प्रॉफिट तो देखेगा प्रोड्यूसर। प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट उसका डिपेंड करता है प्राइस पे, प्राइस ज्यादा होगी तो वो प्रॉफिट देखेगा, है ना, प्राइस ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ उसका प्रॉफिट कितना, प्राइस के साथ साथ उसका प्रॉफिट कितना हो, वो डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट पे, लागत कितनी आ रही है, कॉस्ट। तो सही बात तो यह है कि प्रोड्यूसर का जो इंटरेस्ट है वो इस बात पे है कि कॉस्ट पे और प्राइस में आपस में क्या रिलेशन है, कितनी कॉस्ट है, क्या प्राइसिंग, उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के हिसाब से प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई डिसाइड करेगा। एक ही बात। तो हम ये क्या समझ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है कितना डिमांड करेगा, वो कॉस्ट को देख के भी डिसाइड करेगा।
अब सवाल उठता है कि एक सिंपल सा एक प्रोड्यूसर है, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर से पूछा जाए कि तुमको 50 यूनिट्स देनी, ठीक है। मान लीजिए मैं आप तुमसे बात करता हूँ कि किसी भी कोई यूनिट से कोई भी बना रहा है ना, आप एक आपको एक बड़ी सी आपके यहाँ शादी का फंक्शन है, कुछ फंक्शन बड़ा सा फंक्शन है, समथिंग नॉट नेसेसरी मैरिज हो, कोई भी फंक्शन, तो आपको उसके अंदर जो है आपको 10 समोसे की जरूरत है, यू वांटेड 10 यूनिट्स ऑफ समोसा। आप एक दुकान पे गए, आपको मिल गया, आप ले आए। अब आपको 100 समोसे की जरूरत पड़ जाती है, 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट तो हो सकता है एकदम से किसी के पास तैयार नहीं हो, 100 पीसेस ऑफ समोसा आपको चाहिए, 100 समोसा चाहिए आपको, तो वो तो तैयार नहीं हो, कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब फिर सवाल ये उठता है, आप कहते हैं कि नहीं मुझे, मेरे पास सिर्फ इतना समय है, मेरे को 2 घंटे में चाहिए, मुझे 1 घंटे में चाहिए, तो कहता है भाई 1-2 घंटे में नहीं, थोड़ा सा 2-3 घंटे टाइम दे दीजिए मुझे। एक बात कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि नहीं मेरे को 500 समोसे चाहिए, कि बहुत बड़े कई लोग आ रहे हैं पूरी पार्टी, तो उसको कहता है भाई मेरे को और ज्यादा टाइम चाहिए। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है, आप प्रोड्यूसर से कहते हैं कि आपको इतने यूनिट चाहिए, आप कहते हैं 10, फिर दूसरा आप कहते हैं 100। तो कोई प्रोड्यूसर ऐसे भी हो सकते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम 100 तो नहीं दे पाएंगे, हमारे पास 50 है, 50 लेना हो तो आप 50 ले जाइए, हम 100 इतने तो नहीं दे पाएंगे। तो आपके लिए आप कहते हैं आप बताइए आप प्राइस क्या है। तो अगर वो मान लीजिए एक समोसा 20 रुपए का दे रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 रुपीज का दे रहा है, आप उसको कहते हो कि नहीं मुझे तो आप वाले चाहिए, बहुत अच्छे बनते हैं ये, आप 100 बना के, तो बोले कि मैं 20 के हिसाब से नहीं दे पाऊंगा, मेरे को लागत ज्यादा आएगी, मेरे को ओवर टाइम वर्कर लगाने पड़ेंगे। तो हो सकता है वो ज्यादा क्वांटिटी देने के लिए आपसे दोनों स्थिति हो सकती है, वो ज्यादा क्वांटिटी देने के लिए कम कीमत भी ले सकता है और ज्यादा कीमत भी ले सकता है। आपको ये थ्योरी, अकाउंट इकोनॉमिक्स की आपकी थ्योरी ये कहती है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मोर सप्लाई और ज्यादा माल बेचने के लिए आपकी प्राइस हमेशा कम हो, प्राइस लोअर हो पहले से, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा बेचने के लिए आपको हायर प्राइस की देने की जरूरत पड़ जाए। हाँ सर, डिमांड ज्यादा रहती है। ज्यादा ज्यादा प्राइस आपको, आप कहते हैं कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ज्यादा आ रही है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अभी हम ये बात करने वाले हैं कि भाई किसी चीज की जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट क्या होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट से थोड़ी सी अलग है। अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या होता है, अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या होता है कि जो हम पैसे देते हैं हम उसी को इंक्लूड करते हैं, है ना। अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट किसको कहते हैं, जो आपने पैसे दिए वो आपने इंक्लूड कर दिए, वो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर 2-3 चीजें आती है। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आपकी जो आप कॉस्ट देते हो, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या आ गया, जो आपने बिजली का पैसा भरा, जो आपने टेलीफोन का पैसा भरा, जो आपने किराया दिया, जो आपने ब्याज सर दिया, एक्सपेंस। वो जो भी, हाँ जो आपने एक्चुअल में पैसे दिए हैं उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरी होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो आप दे नहीं रहे हो लेकिन लग रही है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का एक दूसरा नाम भी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी जैसे तुम यहाँ मेरे से पढ़ रहा है, तो मेरे से पढ़ने के लिए जो तुमने फीस पे की है वो हो गई आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन मेरे से पढ़ने के लिए तेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ गया, इस समय तू बैठा है तो तू दूसरे कुछ काम दूसरे नहीं कर पा रहा है, वो काम तेरे को छोड़ने पड़ गए। तो वो जो तूने अपॉर्चुनिटीज सेक्रीफाइस की है इस टाइम पर, जो तू काम कर सकता था, आज छुट्टी का दिन थोड़ा लेट उठ सकते थे, है ना, आज थोड़ा सा और दूसरी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो सकती थी और कुछ दूसरे काम हो सकते थे। तो कहने का मतलब है कि इस क्लास को अटेंड करने के लिए जो तूने सेक्रीफाइसेस किए, जो तूने त्याग दिए हैं, उनकी जो वैल्यू है वो है आपकी अपॉर्चुनिटी। वो आपने दिए हैं, आपको लगे, है ना, सेक्रीफाइसेस जो आपने दिए वो भी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो इकोनॉमिक कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है, दोनों कॉस्ट आती है। जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी कौन सी कितने तरह की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट।
अब हम बात करेंगे फिक्स कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की, जो आप देते हो। जैसे सर कि फिक्स रहती है मशीनरी, वो हाँ लैंड हाँ और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए क्या होता है, जब हम कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल कैपिटल। और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी हम कहें। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने हम किसी चीज का जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमें जिस चीज की कॉस्ट टोटल लगती है, दैट इज दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लैंड है, लैंड हमारी फिक्स। अगर हमें मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, लेबर बढ़ाऊंगा, बाकी लैंड तो फिक्स रहेगी। आप जैसे मैंने आपको तुमको समोसे का एग्जांपल दिया, तुम समोसे की दुकान पे, मिठाई की दुकान पर गए और तुमको समोसा खरीदना है। तो सब वो मिठाई वाले ने कहा कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मेरे पास एक ही भट्टी है, मैं कैसे करता हूँ, 2 लेबर और लगा देता हूँ, 2 मिठाई बना रहे हैं, मिठाई से समोसे पे लगा देता हूँ, वो लोग जहाँ आटा वाटा गूंथ लेंगे, मसाला वसाला तैयार कर देंगे और फटाफट फ्राई हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, जमीन उसके पास उतनी है, ऐसा नहीं कि एक की जगह 2 दुकान कर दी, भट्टी भी उसकी उतनी है, जो उसने कढ़ाई रखी वो भी उतनी है, सर तो मशीन लेबर भी उतनी बढ़ा है, दिए बस। लेबर बढ़ा दी सर। अगर आप जाते हो, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत डिमांड बढ़ गई और हमेशा बहुत अच्छी सेल हो रही, तो उसने कहा कि चलो एक दुकान और खरीद लेते हैं। तब उसने क्या कर रहा है, लैंड बढ़ा दी, लेबर भी बढ़ा दी और कैपिटल भी बढ़ा दी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, 3 तरह के समय पीरियड, टाइम पीरियड बताए जाते हैं। एक टाइम पीरियड बताया लॉन्ग जाता है टर्म। वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर ऑल दी फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ये इतना कम समय होता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, मतलब लेबर भी नहीं बढ़ा सकते। लैंड कैपिटल की बात तो छोड़ दो, लेबर भी नहीं बढ़ा सकते। अब जैसे तू कहता है कि मेरे को 1 घंटे के अंदर अंदर जो है मेरे को 500 समोसे, मैं 1 घंटे में नहीं मिल पाएंगे आपको। मैं 1 घंटे के अंदर तो मेरे को व्यवस्था करने में लग जाएगी, मेरे को कम से कम अब तो 2-3 घंटे दीजिए तब तैयार हो पाएगा, 3 घंटे तो फिर भी लगेंगे। तो वो क्या कहता है, उसके लिए 1 घंटा जो है वो वेरी शॉर्ट पीरियड है। कोई फैक्ट्री ऐसी हो सकती है जिसके अंदर वेरी शॉर्ट पीरियड 1 दिन हो सकता है। कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें वेरी शॉर्ट पीरियड 1 हफ्ता हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है। मतलब हमें बिजनेस अलग अलग तरह के होते हैं। लोग कहते हैं हमारा बिजनेस ऐसा है कि अगर हमें जरा सा भी प्रोडक्शन बढ़ाना है तो साहब हमको पूरा का पूरा ये सब चीजें करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तामझाम ये सब, तब जाके बढ़ा पाएंगे। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक कार बनाने की फैक्ट्री, अब आप उसका कहें कि साहब आपकी कैपेसिटी रोज 100 कार बनाने की, एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसको जो है 110 पे ले जाइए, तो 110 पे ले जाने के लिए कहते हैं 110 पे ले जाने के लिए हमें पूरा चेन बढ़ाना पड़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ सकता। तो उसकी वो कहता है, और उसको बढ़ाने में हमको कम से कम 2 महीने लगेंगे। तो उसके लिए वेरी शॉर्ट पीरियड जो है वो 2 महीना हो गया। तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ये इसका कोई इकोनॉमिक्स में फिक्स डेफिनेशन नहीं कि वेरी शॉर्ट पीरियड कितना होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हम किसी भी फैक्टर को, प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते। जब किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, मतलब हम प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, कोई भी प्रोडक्शन हम बढ़ा ही नहीं सकते, जो चल रहा है अभी चल सकता है। ये हुआ वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा दूसरा होता है शॉर्ट। शॉर्ट पीरियड। अब ये शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, वन फैक्टर इज वेरी, सर लेबर्स बढ़ा देते हैं। वन फैक्टर। और ज्यादातर इकोनॉमिक्स इस बात पे सहमत है कि अगर हम बात करें, लोगों की बात करें, तो लेबर एक ऐसा फैक्टर है जो ज्यादातर केसेस में बढ़ाना आसान है। कैपिटल वगैरह को बढ़ाना इतना आसान नहीं है, लैंड को बढ़ाना इतना आसान नहीं है, कैपिटल को बढ़ाना इतना आसान नहीं है, लेकिन लेबर ऐसी चीज है जिसको हम इजीली बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो लेबर है उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं, लेबर को वेरिएबल। तो लेबर हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मिठाई की दुकान का एग्जांपल दिया, उसने कहा कि ठीक है मैं और वर्कर लगा के बढ़ा देता हूँ प्रोडक्शन। ये हो गया आपका शॉर्ट पीरियड। तीसरी चीज हो गई आपका लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के अंदर हम क्या देखते हैं, ऑल फैक्टर्स आर सर
लैंड भी बढ़ा लैंड भी सकते बढ़ा हैं सकते हैं। वो कहता और है अरे लेबर अरे भी। 1 साल का टाइम है ना, 1 साल के अंदर मैं तो 2 दुकान खोल दूं, मैं लेबर भी बढ़ा दूंगा, मशीन भी बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई फैक्ट्री कह सकता है कि हमारे लिए एक और फैक्ट्री डालने का मतलब है 3 साल का टाइम लगेगा, तो उसके लिए वेरी लॉन्ग पीरियड 3 साल। तो ये 3 तरह के अकाउंटिंग पीरियड आपके सिलेबस में बहुत, अभी जो हमने पढ़ा बहुत साफ साफ दिया हुआ है कि आपको कॉस्ट पढ़ना है शॉर्ट पीरियड के हिसाब से। उसमें दिया था, अभी हमने देखा, उसके अंदर लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, हमें, मैं अगर आपको वो सिलेबस आप देखें तो उसके अंदर ये शॉर्ट पीरियड टर्म यूज किया हुआ। ये देखिए, शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड कॉस्ट। तो सिलेबस में शॉर्ट रन कॉस्ट ही है आपकी। आपको ये टॉपिक जो पढ़ना है, ये इस बात को ध्यान में रख के पढ़ना है कि सारे फैक्टर्स फिक्स नहीं है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, एक फैक्टर वेरिएबल है, ठीक है, एक फैक्टर वेरिएबल है, ये ध्यान में रख के आप पढ़ना। तो यहाँ पर मैं वापस आया शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन में जबकि एक फैक्टर वेरिएबल है, मतलब कौन सा, लेबर है मान लीजिए, बाकी सारे फिक्स है, कैपिटल। तो जो लैंड को यूज करने के लिए, लैंड को आप जब यूज करते हो तो लैंड के बदले में आप क्या देते हो, रेंट देते हो, किराया देते हो, लैंड यूज करने के बदले किराया देते हो। फिर आप कैपिटल को यूज करने के लिए क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो। और आप लेबर को यूज करने के लिए क्या देते हो, लेबर को देते हो वेजेस एंड सैलरीज। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आपकी फैक्ट्री के रेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दूं, रेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दूं, तो रेंट और इंटरेस्ट को जोड़कर जो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी उसको मैं बोलूंगा फिक्स कॉस्ट। वो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट, और वो फिक्स कॉस्ट है कौन सी, लैंड, रेंट और इंटरेस्ट को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये जो कॉस्ट आएगी दैट इज फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है। दूसरा, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, वेजेस और सैलरीज को देखता हूँ, इफ आई सी व्हाट इज, कितनी हम वेजेस दे रहे हैं, कितनी सैलरी दे रहे हैं, वेजेस और सैलरीज को देखता हूँ, तो जो वेजेस और सैलरीज की कॉस्ट है उसको मैं बोलता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, उसको मैं बोलूंगा वेरिएबल कॉस्ट। सर इनको एक्सपेंस भी बोल सकते हैं ना इस तरीके से। हाँ, एक्सपेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, इकोनॉमिक्स में हम एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं करते, इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट वर्ड यूज करते हैं। ये बात सही है कि जो एक्सपेंस होती है वो फिर बाद में हमारी कॉस्ट हो जाती है, ठीक है, तो हम इसके अंदर कॉस्ट वर्ड यूज करते हैं। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, जो रेंट इंटरेस्ट पे और वेरिएबल कॉस्ट पे, इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो इन दोनों को जोड़ के जो मुझे कॉस्ट मिलती है उसको मैं कहता हूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये दोनों को जोड़ के एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ गई। तो मेरा जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि फिक्स, तो मेरा अब क्या हो गया, इकोनॉमिक कॉस्ट का जो फॉर्मूला हो गया, इकोनॉमिक कॉस्ट के फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा, दैट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट, वो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है। तो अब ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी इकोनॉमिक कॉस्ट की। अब हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैं यूनिट्स लेता हूँ, मैं यूनिट्स लेता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट लेता हूँ एंड टोटल कॉस्ट लेता हूँ। पारुल, कैन यू हियर मी? यस सर। तो अभी हम थोड़ा सा और लगेगा, है ना? हाँ यस सर। अगर मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करता हूँ तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट लगेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो तो लगेगी। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो मेरा जो फिक्स कॉस्ट है उतना ही टोटल कॉस्ट आएगा। अगर मैं 1 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ तो फिक्स कॉस्ट तो उतनी, फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, वो तो प्रोडक्शन बढ़ने से घटने से चेंज नहीं होती। मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ के हो जाती है, यहाँ पे मान लीजिए 20, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है तो मेरी टोटल कॉस्ट होगी 30। सेकेंड दूसरी यूनिट लेता हूँ,
सर फिक्स फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है। अब मान लीजिए मेरी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो अब 40 रुपए होगी, तो मेरी जो कॉस्ट है वो होगी 50 रुपए। हाँ, तीसरी यूनिट लेता हूँ, 10 रुपए फिक्स कॉस्ट, फिर हो सकता है ये मेरी कॉस्ट 60 हो जाए। ये मैं ऐसा समझूंगा। तो यहाँ पे हम दो तीन चीजें, एक और दो तीन और ले लेते हैं। हम 4th यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, फिक्स कॉस्ट मेरी 10 रुपए है, ये मेरा 80 हो जाएगा, एंड देन ये 90 हो जाएगा। 5वें 10 रुपए, ये 100 और ये 110। अब हम क्या देख के आ रहे हैं, इसके अंदर दो तीन चीजें निकल कर आ रही है। एक तो ये आ रही है कि एक रिलेशनशिप मालूम पड़ता है। रिलेशनशिप क्या मालूम पड़ता है कि फिक्स कॉस्ट चाहे हमारा प्रोडक्शन 0 हो, हमारी फिक्स कॉस्ट तो है, और ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट हर आउटपुट पे सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। जब मेरी यूनिट 0 है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 0 आएगी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 आएगी। वेरिएबल कॉस्ट 0 आएगी, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, तो उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। अब जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, जैसे पहले 10 रुपए थी टोटल कॉस्ट, फिर 10 से 30 हो गई, 30 से 50 हो गई, 50 से 70 हो गई, 70 से 90 हो गई, 110 हो गई। ये जो चेंज आ रहा है इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट का एक कॉलम बनाऊं, मार्जिनल कॉस्ट का, तो पहले मेरी मार्जिनल कॉस्ट, पहले तो हम डैश ले लेते हैं 0, उसके बाद 10 से 30 हो गए तो 20 हो गए, फिर 20 से 30 से 50 हो गई तो फिर 20 हो गई, बढ़ गई, प्लस में आ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट जो है माइनस में भी हो सकती है अगर कॉस्ट घटेगी, वो भी हम देखें। फिर हम क्या देख रहे हैं कि हर बार जैसे जैसे मैं यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी जो है कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, 20-20 रुपए मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ? मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कुछ और नहीं है, इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, अपॉन चेंज इन आउटपुट। आउटपुट माने प्रोडक्शन में जो चेंज आया उससे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज इट। सो यहाँ पर चेंज इन टोटल कॉस्ट को हम जब चेंज इन आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आती है। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 10 से 20, 30, 30 से 50, ये ऐसे आएगा। ये बात समझ में आएगी ये कैसे मैंने मार्जिनल कॉस्ट निकाला। और अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को देखें तो मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज है टोटल कॉस्ट में, जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है वही चेंज वेरिएबल कॉस्ट में आ रहा है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं। वेरिएबल कॉस्ट में भी वही चेंज आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट में जितना चेंज आ रहा है उतना ही टोटल कॉस्ट में आ रहा है, और जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं इसको चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकता हूँ, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज द अपॉन चेंज इन आउटपुट। ये आ जाएगा। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नो सर। Parul, any questions that you have? No, sir. अब मैं आपके पास में आता हूँ, वो विल जस्ट टेक अप दैट। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद मैं करता हूँ आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये उसकी भी क्योरी वाली किताब है, मुझे ऐसा लग रहा था कि संदीप कर गए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, पेजेस 193। बड़े दादाजी कमल प्रकाशन इंदौर, तो वो भी जानते हैं।
बड़े दादाजी रहने का तो भोपाल का एड्रेस लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक पारुल, अभी मैंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट बताई तुमको, मैं कल बताना भूल गया था। Yes, sir. एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है मतलब टोटल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट होती है जो हमने पे की है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये अभी मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से भेज दूंगा। देन उसके बाद ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है आप हायरिंग, इसके लिए जो आप पेमेंट करते हो दूसरों को, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये जो आपने जिसके लिए पेमेंट नहीं किया, अगर उनकी कीमत जोड़ी जाए तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो ये डिफरेंस है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम Yes. आते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, ये देख लीजिए। अब मैंने आपको जैसे बताया कि शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज योर शॉर्ट रन कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट जैसे हमारा आउटपुट कुछ भी हो, 0 से चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 4, लेकिन हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट इज सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इस टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व बनाता हूँ अगर मैं, तो कर्व में क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे यूनिट्स लिए, कितना आउटपुट का प्रोडक्शन किया। यहाँ पे मैंने लिया है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया अपना 10, यहाँ पे 10 जैसे मैंने ले लिया। तो अगर मैं इसको टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करूँ तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एंड देन ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आप 0 आउटपुट बना रहे हैं तो भी आपकी कॉस्ट जो है 10 है। आप 1 आउटपुट बना रहे हैं तो भी आपकी कॉस्ट जो है वो 10 है। आप 2 बना रहे हैं तो भी आपकी कॉस्ट 10 है। 3 बना रहे हैं तो भी आपकी कॉस्ट 10 है। 4 बना रहे हैं तो भी आउटपुट कॉस्ट 10 है। तो दैट इज ऑल, एवरी आउटपुट पे ये हमारी कॉस्ट सेम आती है। फिर हम दूसरी बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाता है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, है ना। ये एक बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा हम देखेंगे कि गिरेगा भी, वो अलग बात हम बात करेंगे। लेकिन आउटपुट के चेंज आने से हमारी वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आता है। इसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये दिस इज टोटल। ये वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? वेजेस जो दी, वेयर एंड टियर माने टूट फूट जो होती है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा टूट फूट रिपेयर वगैरह आएगा। बिजली का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, ये सब हमारी वेरिएबल कॉस्ट में आता है। तो ये आउटपुट ज्यादा होने पर ज्यादा आएगा, ऐसा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप है, जैसे अभी मैंने क्या देखा, टोटल फिक्स कॉस्ट का जो शेप है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस के बराबर चलता है ना। हम कहीं भी बनाए, व्हाटएवर, यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, ये एक्स एक्सिस की पैरेलल है। लेकिन अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप है वो थोड़ा अलग है। ये जाके ऐसे पहले तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बाद में जाके तेजी से बढ़ता है। ये हमारा शेप है। इस शेप को जो है ना, स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है हमारा। ये अपवर्ड स्लोपिंग मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ कर्व है। इसका मतलब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती जाती है। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती जाती है। ये दोनों का बीच का डिफरेंस है, फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। इसको आपको पढ़ना है और इसमें फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर अब हम आते हैं तो फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट कर का, और टोटल कॉस्ट कर का शेप क्या है, इनका शेप क्या है। शेप की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप की हम बात करें, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स है हर आउटपुट पे। वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ रही है नेचुरली। टोटल कॉस्ट भी हमारी बढ़ती है, लेकिन ये अलग ढंग से बढ़ती है। अब इसका अगर मैं प्लॉटिंग करता हूं तो ये जो है मेरी, ये तो हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन आ गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो मेरी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट तो 0 कभी रहती ही नहीं है।
अगर मैं 0 का प्रोडक्शन करूंगा तो भी मेरे पास टोटल कॉस्ट तो रहेगी। हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है, लेकिन मेरी टोटल कॉस्ट जो है 0 नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। अगर आउटपुट 0 है तो भी मेरा टोटल कॉस्ट रहेगी, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है। इस वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट चूंकि 0 हो सकती है, इस वजह से मेरा यहाँ पे एक चीज कहना है कि अगर मैं इसको प्लॉटिंग करता हूं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से यहां से स्टार्ट हो सकता है 0 से, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 0 हो सकती है, लेकिन टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होती। तो टोटल कॉस्ट का और टोटल फिक्स कॉस्ट का ओरिजिन एक जगह। ये आपको देखिए, आपसे आपके सिलेबस में रिलेशनशिप पूछा है, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट का। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ मैं रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होती है। ये शेप देखिए 0, शेप ऐसा ही है, शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेप जो है इसका इसी ढंग से जा रहा है, शेप ऐसा है। यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट है, इसका शेप ऐसा है, लेकिन दोनों का शेप एक दूसरे के बराबर है, और ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, ये फिक्स है। मैं इन सब चीजों को ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। दोनों का टोटल कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक जैसा शेप है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट नीचे से स्टार्ट होगी ओरिजिन से, और वो टोटल कॉस्ट के नीचे है। टोटल कॉस्ट जो है टोटल टीवीसी के ऊपर है, और इन दोनों के बीच पूरा शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसा गैप बना रहेगा, एक जैसा गैप बना रहेगा। ये गैप क्यों है, ये गैप किस बात का है? ये गैप है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का। टोटल फिक्स कॉस्ट से में फिक्स एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल फिक्स है। ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एकदम पैरेलल है। तो इसका मतलब हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। जब इसमें चेंज नहीं आ रहा है तो ये जो गैप है ये भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो गैप है, जो यहाँ पे मैंने गैप ये दिखा रहा हूँ आपको ग्रीन कलर के अंदर, ये जो गैप, ये गैप जो है कुछ और गैप नहीं है, बल्कि ये गैप जो है टोटल फिक्स कॉस्ट का ही गैप है। तो यहाँ पे चूंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, देखिए ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं कोई दिक्कत है पूछे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो टीसी में जो भी चेंज आएगा वो टीवीसी की वजह से आएगा। तो टीवीसी की वजह से जो टीवीसी का शेप है वही शेप टीसी का है, उसी की वजह से चेंज है। और ये गैप हमेशा शुरू से आखिर तक बना रहेगा, क्योंकि टीएफसी जो है शुरू में जितनी थी उतना ही आखिर तक भी। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप ध्यान देना है। दो तीन चीजें मैं फिर से बताता हूँ। टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, टीसी वहां से टीसी एंड टीएफसी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। टीसी टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। देन टीसी एंड टीवीसी, ये जो टीसी कर्व है और ये टीवीसी कर्व है, दोनों पैरेलल चलते हैं, एंड द गैप इज फिक्स। ये जो गैप है ये क्या दिखाता है, ये टीएफसी दिखाता है, ये टीएफसी दिखाता है। ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे आपस में, आगे जाके भी टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व आगे मिलेंगे ही नहीं, और ये जो गैप है इन दोनों के बीच में बना रहेगा बिकॉज ऑफ टीवीसी। तो ये है इसके अंदर पॉइंट। ये आपको जो रिलेशनशिप वाले पॉइंट्स हैं ये थोड़े से एक बार बिल्कुल पढ़ने हैं अच्छे से, तो ये मैं आगे भी आएंगे, मैं आपको ये रिलेशनशिप जो मैंने बताया इसमें कहीं लिखा हुआ जरूर है, समरी में अलग से इनको रिलेशनशिप बताना तो चाहिए। रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिन, यहाँ तो नहीं। ये देखिए यहाँ पे नीचे दिया है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया है, बस शॉर्ट नहीं, ये भी नहीं है। टीसी और टीवीसी और टीएफसी, इन तीनों का जो रिलेशनशिप है इस फॉर्मूले में आप दिखाएंगे, और इनको अगर ग्राफ में दिखाना है तो ग्राफ में दिखाने के लिए वो हमने डायग्राम देखा। तो अभी तक बताइए उस डायग्राम में या उससे रिलेटेड किसी पॉइंट में कुछ पूछना है तो? नो सर। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ एवरेज कॉस्ट के ऊपर। अब मैं आ रहा हूँ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है और एवरेज कॉस्ट का स्लोप क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट जो होती है हमारी, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। सर यदि मतलब फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं है मतलब,
और उसकी जगह मतलब दूसरे भी दे सकते क्या, जैसे 10-20 आ गया उसकी जगह? हाँ कोई भी दे सकते हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स ही तो सर रहेगी। उसका ग्राफ क्या बनेगा, वर्टिकल क्या? वो हमेशा उसके जो है हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व तो हमेशा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस ये है कि ये लाइन थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, तुम ज्यादा लोगे, तुम कम लोगे तो लाइन थोड़ी सी नीचे रहेगी, लेकिन रहेगी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहता है, वो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता। ठीक है, वो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता। ओके सर। दूसरा, अब हम बात करें एवरेज कॉस्ट की। मैंने जैसे आपको एक ग्राफ दिखाया था, ये ग्राफ के अंदर ये ग्राफ दिखाया, अब मुझे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी है, मान लीजिए मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो मैं इसको बोलूंगा AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको मैं क्या कहूंगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड करूंगा आउटपुट से। तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, और ये लाइन जो है आउटपुट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये दिस 10 डिवाइडेड, देखो 10 डिवाइडेड बाय 0, 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 डिवाइडेड बाय 0 इज 0, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5, 10 डिवाइडेड बाय 5 2। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, चूंकि ये टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स है, और हम नीचे जो देखिए ये टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स है, नीचे हम देखिए मैथमेटिकली आप समझते हो, आप मैथमेटिक्स वाला सिंपल सा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए ऊपर में 10-10 लिखता हूँ यूनिट्स, ऊपर में 10-10 सेम समझ, ऊपर में 10-10 ही लिखता हूँ और डिनोमिनेटर में बढ़ाता जाता हूँ। नीचे में डिवाइड करता हूँ 5 से, नीचे में डिवाइड करता हूँ 6 से, नीचे में डिवाइड करता हूँ 7 से, नीचे में डिवाइड करता हूँ 8 से। तो ऐसे अगर मैं डिवाइड कर बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो कम होता जाएगा ना, मेरी आंसर वैल्यू कम होती जाएगी। मैं इसी हिसाब से डिवाइड करता, तो मेरा हो क्या रहा है, फिक्स कॉस्ट के अंदर भी तो ये हो रहा है, ऊपर जो न्यूमरेटर है फिक्स है, नीचे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो नीचे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो भी आंसर आएगा वो कम होता जाएगा। तो आप ये देखेंगे हमेशा आपके सामने ये चीज आएगी सिचुएशन की, जब मैं यहाँ देखता हूँ तो 10/5 की अगर मैं बात करूं तो 10/5 जो है वुड बी ग्रेटर देन, वो ज्यादा होगा किससे, 10/6 से। 10/6 जो है, और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अगर से, 10/6 जो है 10/7 से ज्यादा होगा, 10/7 10/8 से ज्यादा होगा, 10/8 10/9 से ज्यादा होगा, 10/9 10/10 से ज्यादा होगा। तो मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, और 10/10 से जो है 10/11 जो है वो और कम हो जाएगा, इसका मतलब। तो मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो सिंपल सी बात ये है कि जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू और ज्यादा कम होती जाएगी, कम आएगी। पारुल, ये बात तुमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है कि हमारा जब हम फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे 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 कम होने लगती है, क्योंकि ये यूनिट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं और हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम है, यूनिट्स हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने कम यूनिट से डिवाइड किया था, अब हम ज्यादा यूनिट से कर रहे हैं। तो जब हम यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं तो नेचुरली ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो और कम होती जाएगी।
ठीक है, ये वैल्यू कम होती है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता जाता है। इसीलिए आप जब बुक्स को ओपन करोगे तो बुक्स के अंदर जब तुम देखोगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता जा रहा है। दैट यू कैन सी वेरी क्लियरली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू गिरती जा रही है। वो इसलिए गिरती जा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, नीचे की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वो डिनोमिनेटर ये तो हमारा सेम ही है, दिस इज सेम, न्यूमरेटर तो हमारा सेम है, डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती जाएगी। और अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व बनाएंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व को हम ग्राफ पे बनाएंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व ऐसे डिक्लाइनिंग आएगा। तो आपको हमेशा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जब भी बनाना है तो ऐसे बनाना, डिक्लाइनिंग, ये गिरता जा रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, गलत है, ये ऊपर उठना नहीं चाहिए, ये एक्चुअली में नीचे की तरफ ही झुकता है। सर डाउनवर्ड्स क्या? ये डाउन, हाँ, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और ये ऐसा अब जब आएगा तो मतलब नीचे जो है ना, ये उठाना नहीं ऊपर, ये गलत उठा दिया मैंने, ये ऊपर उठता नहीं है, नीचे बस स्ट्रेट लाइन, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो ऐसे ही आएगा। ये जो शेप है इसका, ये इसका शेप ऐसे ही आना चाहिए, नीचे की तरफ। ये हमारा टोटल फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट मैंने आपसे इसलिए बताया कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरता है। क्यों गिरता है वो भी मैंने आपको रीजन दिया कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी सेम है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो आउटपुट बढ़ता जा रहा है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी गिरता जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी हमारा गिरता जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड करता हूँ यूनिट से तो यहाँ पर एक ट्रेंड हम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो शेप आ रहा है वो आ रहा है, पहले तो इन्फिनिटी है, वो तो चलो ठीक है, फिर 20 से 14, 14 से 10.3, ये हमारा जो ग्राफ है, दिस इज द कर्व। ये टोटल कॉस्ट भी हमारी गिरती जा रही है। वो इसलिए गिरती जा रही है बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है, तो वो एवरेज फिक्स कॉस्ट खींचता है नीचे वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। तो ये टोटल फिक्स, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया, ये है फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा, हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जो हम क्या देख रहे हैं, पहले 10 रुपए लगता था 1 यूनिट बनाते थे, जब फिर 2 यूनिट बनाने लगे तो 18 लगने लगा। तो कॉस्ट एकदम से डबल नहीं हुई। मैं अगर आउटपुट बढ़ा रहा हूँ, आउटपुट को डबल कर रहा हूँ, आउटपुट को मैं डबल कर रहा हूँ, आउटपुट को डबल कर रहा हूँ, मतलब 1 यूनिट से जब मैं 2 यूनिट कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट भी डबल हो जानी चाहिए, 10 से 20, लेकिन 20 नहीं, 20 से कम। जब मैं आउटपुट को 50% बढ़ा रहा हूँ तो ये जो है हमारा 18 से 24 हो जाएगा। इसके अंदर भी हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ी जरूर है, बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितने पहले बढ़ी। तो ये हमारा एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखाता है कि जो आउटपुट में बढ़ने से हमारी टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आ रहा है, और उसको जब हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं देन वी गेट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है। इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जब हम कर्व प्लॉट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो यू शेप होता है, वो नीचे गिरता है और फिर उठता है। ये दिस इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? नो सर। No, sir. अब जब हम तीनों कर्व को एक साथ प्लॉट करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे ऊपर होगा, फिर एवरेज कॉस्ट ऊपर आएगा, सबसे ऊपर एवरेज कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके नीचे आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जो ये लोएस्ट पॉइंट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट पे, वो उस पॉइंट से हमको यहाँ पे ये दैट इज मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता जा रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, और एवरेज कॉस्ट भी हमारा बढ़ रहा है। और धीरे धीरे आपको डायग्राम के अंदर देखने समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम देखते बढ़ते जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जो बहुत नजदीक हो जाते हैं और एकदम से बिल्कुल ये दोनों के बीच में गैप कम है, यहाँ पे गैप ज्यादा, गैप बढ़ रहा है। ये गैप कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। एवरेज कॉस्ट जैसे जैसे कम होती जाएगी, जैसे जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी एकदम, तो वैसे वैसे इन दोनों के बीच का गैप भी कम होता जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप एवरेज फिक्स कॉस्ट को ही दर्शाता है। ठीक है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये एक रिलेशनशिप है एवरेज कॉस्ट में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में और एवरेज फिक्स कॉस्ट में।
तो ये है, फिर मुझे मार्जिनल कॉस्ट इसके अंदर समझाना है, मार्जिनल कॉस्ट का इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो बताना है, बस ये छोटा सा पॉइंट और है। लेकिन इसको थोड़ा सा करने से पहले इसके अंदर आपके यही है, आपको मैंने सिलेबस में दिखाया, आपके सिलेबस में बहुत साफ साफ दिया हुआ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपका सिलेबस आपसे बहुत क्लियरली कह रहा है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, उनका मीनिंग और उनके रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जो है वो ग्राफिकली भी प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, ग्राफ के थ्रू, और ज्यादातर ग्राफ के थ्रू पूछते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी मैंने आपको बताया, आज मैं कोशिश करता हूँ एक बार और आपकी क्लास आज ले लूं, तो ये जो मैंने अभी आपको आज बताया है, दैट इज दिस पोर्शन तक, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, यहाँ तक आप लोग इसको एक बार पढ़ लें, तब आगे थोड़ा सा जल्दी से पेज। सर तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर ले। हाँ, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, बाद में तो कर नहीं रहे, ठीक है सर। लेकिन कम से कम एसी, एवीसी और एएफसी, इनके जो बीच का रिलेशनशिप, एसी एएफसी, ये आप ग्राफिकली पढ़, ठीक है। और हम फिर मार्जिनल कॉस्ट से अभी स्टार्ट करेंगे, मैं भी आज किसी टाइम में स्टार्ट करता हूँ। मैं चाहूंगा कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए हमारा जल्दी से जल्दी और हम रेवेन्यू में आ जाए, ठीक है। परसों तो टेस्ट से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज कोशिश करते हैं आज कल में एकदम ये माइक्रो तो मैं खत्म कर दूंगा।